दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के हवाई हमले, लेबनान के फ्रंट पर बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाया गया है। लेबनान के फ्रंट पर बमबारी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने की है। तो लेबनान में इजराइल ने जिस तरह से अकल्पनीय आक्रमण किया है, जिससे दुनिया दंग है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर लगातार 2 दिन इजराइल ने इस तरह का पहला और इकलौता बड़ा हमला कैसे कर दिया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को पूरी तरह से तबाह करने के बाद अब इजरायली सेना तीसरा चरण लॉन्च करने वाली है। इस बीच हिजबुल्लाह और ईरान ने न सिर्फ प्रॉक्सी संगठनों का गठबंधन तैयार कर लिया है, बल्कि इजराइल में ऐसा हमला करने की घोषणा कर दी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कार में लगे रेडियो में विस्फोट हुए। हिजबुल्लाह के लोग जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे वो दब गए। मोबाइल फोन में धमाके हुए। और इसी के साथ इजराइल के अकल्पनीय हमले का कैनवास न सिर्फ बदल गया बल्कि बहुत बड़ा हो गया। सत्रह सितंबर को दोपहर 3:30 बजे हिजबुल्लाह के 3000 पेजर फट गए। तो 18 सितंबर को फिर से उसी वक्त यानी दोपहर 3:30 बजे ही इजराइल के अकल्पनीय हमले का दूसरा चरण लॉन्च हुआ। इस बार हिजबुल्लाह जिन भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करता था उन सब में धमाके होने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट एक साथ 3 देशों में हुए, लेबनान, सीरिया और इराक। लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धमाके हुए तो इराक के मौसूल में ईरानी सेना के हेडक्वार्टर में भी इसी तरह के धमाके सुने गए। सबसे ज्यादा विस्फोट लेबनान में ही हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे लेबनान में अलग अलग शहरों में 500 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट हुआ। इस वजह से 80 मकान और दुकान में आग लग गई। 30 से ज्यादा गाड़ियां जल गईं, करीब 40 मोटरसाइकिल भी बर्बाद हो गई। लेबनान की सरकार के मुताबिक 18 सितंबर के हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, करीब 700 लोग घायल हो गए। इजराइल ने इन धमाकों को लेकर कुछ नहीं कहा है, यानी उसने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान इसके लिए सीधे तौर पर इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इजराइल ने इस अकल्पनीय अटैक को कैसे अंजाम दिया। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट कैसे कर रहा है, खासकर संचार के उन साधनों में जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है। इसको लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन दुनिया हैरान जरूर है क्योंकि ये इस तरह का पहला और इकलौता ऑपरेशन है। इजराइल ने अलग अलग तरह के 1 दर्जन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट करवाए। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें धमाके हो गए। मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुए, गाड़ियों में लगे रेडियो फट गए तो गाड़ियां धू धू कर जल गई। लैपटॉप में विस्फोट हुए, टेलीविजन में धमाके हुए, बायोमेट्रिक मशीनें फट गईं, यहां तक कि सोलर पैनल भी तबाह हो गए। सीरियल ब्लास्ट के बाद लेबनान में जगह जगह आग की ऊंची ऊंची लपटें और डराने वाले धुएं के गुबार नजर आने लगे। लोगों में चीख पुकार मच गई और इस तरह बैरूत में लगातार दूसरे दिन भी आपातकाल लग गया।
इसराइल के इस अकल्पनीय सीरियल विस्फोट से लेबनान के साथ साथ सीरिया भी दहशत में है। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने को कहा है। सीरिया में असद सरकार ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों से वायरलेस डिवाइस को बंद करने और लैंडलाइन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। इजरायल के इस हमले के बाद ईरान और हिजबुल्लाह पर बदला लेने का दबाव बहुत बढ़ गया है। तो हिजबुल्लाह और ईरान का संयुक्त विनाशकारी प्लान है क्या? अब इसे समझिए। इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से इजरायल ने लेबनान में अकल्पनीय हमला किया है, उसी तरह का हमला ईरान और हिजबुल्लाह करने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायल के अंदर चौंकाने वाले हमले करने की प्लानिंग की गई है। ईरान ने इजरायल में अपने दर्जनों एजेंट को सक्रिय कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान इजरायल में जगह जगह कार बम से हमले करवाने की फिराक में है। इजरायल में एक हफ्ते के अंदर बड़े और घातक हमलों की आशंका है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक इजरायल के ओवरसीज मिशन पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह ने भी इजरायल में अकल्पनीय हमले का न सिर्फ प्लान बना लिया है, बल्कि उसे एक्टिव भी कर दिया है। इजरायल के अंदर ईरान के एजेंट सक्रिय हो गए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब तेल अवीव में ईरान का एक एजेंट गिरफ्तार हुआ। जो एजेंट गिरफ्तार हुआ है वो इजरायल का रहने वाला यहूदी है। नाम है मोती ममान। मोती ममान ईरान के अधिकारियों से मिलने के लिए 2 बार सीक्रेट तरीके से ईरान जा चुका है। ईरानी सेना ने इससे बहुत बड़ा टास्क सौंपा था। गिरफ्तार ईरानी एजेंट के टारगेट पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आईडीएफ चीफ हार्जी हालेवी, शिन बेत चीफ रोनिन बरार और मोसाद चीफ डेविड बार्निया थे। एजेंट को इजरायल की इन बड़ी हस्तियों को खत्म करने का टास्क सौंपा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि इजरायल में इसी तरह के दर्जनों ईरानी एजेंट सक्रिय हैं, जो न सिर्फ शहर शहर कार से ब्लास्ट कर हमले कर सकते हैं, बल्कि वो इजरायल के वीवीआईपी लोगों को भी खत्म करने की फिराक में हैं। ईरान और हिजबुल्लाह ने जो कुछ कहा है वो इस बात का प्रमाण है कि इजरायल से खतरनाक बदला लेने की तैयारी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इस बार इजरायल हमें रोक नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड हाशिम सफी अल-दीन ने कहा है कि इजरायल को अकल्पनीय दंड दिया जाएगा। लेबनान सरकार ने भी पहली बार हिजबुल्लाह का साथ देने का ऐलान कर दिया है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह राशिद ने कहा है कि अब हिजबुल्लाह को शांत रहने के लिए कोई नहीं कह सकता। इजरायल से हिजबुल्लाह का इंतकाम बहुत जरूरी हो गया है। यूएन में ईरान के राजदूत सईद ईरावानी ने घोषणा कर दी है कि इजरायल के हमले का भयावह प्रतिशोध निश्चित है। उधर हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने 2001 के फिदाइन हमलों के वीडियो जारी कर कहा है कि इजरायल में कत्ले आम का दौर फिर शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान के कहने पर ही अल कसाम के लड़ाके इजरायल में घुसकर आत्मघाती हमले करने की तैयारी में हैं। जाहिर है इजरायल का यह हमला संयुक्त अरब संग्राम में बदल चुका है। अब अरब में ऐसा विनाश होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और देखिए बड़ी खबर है, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले। इजराइल के जारित बैरक्स में रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे। तो लेबनान में जो विनाश हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। तबाही की असली पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इजराइल एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिसमें सफल हुआ तो लेबनान दूसरा गाजा बन सकता है। ठीक उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल लेबनान में करने जा रहा है जिस तरीके से गाजा में हमास ठिकानों को नष्ट कर दिया। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली सेना की तैनाती कर दी है, जिसमें टैंक और मिसाइल लॉन्चर लगा दिए। साथ ही कभी भी लेबनान की नदी लितानी के पार तक हमले किए जा सकते हैं। आखिर क्या है बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन लितानी, जिसने लेबनान से लेकर ईरान तक की बेचैनी बढ़ा दी है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए ऑपरेशन लितानी के बारे में सब कुछ। कहीं पेजर फटा, कहीं वॉकी टॉकी, कहीं रेडियो सेट, और कहीं कार में धमाका। पिछले 48 घंटों में इसी तरह लेबनान दहलता रहा। ये धमाके सिर्फ लेबनान की राजधानी में नहीं हुए, बल्कि कई और शहरों में चीख पुकार मचती रही। बैरूत, बालबेक, अली अल नहरी, साइदा, गाजिया, लिबाया, सराफत, नबाती, खारायेब, मिर्जाऊ, आबाशिये, तायर देबा, शरीफा, तोरा, बिंत जिबेल। लेबनान के नक्शे में लाल रंग में दिख रहे ये वो इलाके हैं जहां इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक से लेबनान दहल गया। हालांकि अभी ये दावा सिर्फ हिजबुल्लाह और ईरान कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे इजराइल है। इजराइल ने हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि इजराइल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल ने सेना को उत्तरी बॉर्डर पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। टैंक के अलावा मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए जा रहे हैं। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि हिजबुल्लाह प्लेटफार जरूर करेगा, लेकिन इससे पहले इजराइल हिजबुल्लाह के मंसूबों को रौंद देना चाहता है। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें साफ देख सकते हैं कि कैसे सेना का डिप्लॉयमेंट इजराइल के उत्तरी छोर पर किया जा रहा है। टैंक के अलावा दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स भी तेजी से उन तमाम इलाकों पर लगाए जा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह हमला कर सकता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह का संचार सिस्टम नष्ट करके ये संदेश दिया है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। दरअसल इजराइल का लेबनान में हमला करना एक बड़े युद्ध का रिहर्सल है। इजराइल का असली ऑपरेशन तो अभी बाकी है। जिस मकसद के लिए इजराइल ने लेबनान में हजारों हमले करा दिए, पेजर से लेकर दूसरी डिवाइस में बारूदी विस्फोट करा दिया, वो मकसद है इजराइल का ऑपरेशन लितानी। दरअसल इजराइल चाहता है कि अब ठीक उसी तरह युद्ध में उतरे जैसे हमास ने सीधे हमले किए। इससे इजराइल को हमले करने का मौका मिल जाएगा और फिर बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर इजराइल लेबनान का दूसरा गाजा बना देगा। इस ऑपरेशन को शुरू करने की वजह समझिए। अभी तक अमेरिका भी हिजबुल्लाह पर बड़े हमले करने से रोक रहा था। दूसरी तरफ पिछले साल अक्टूबर से उत्तरी इजराइल के इलाके खाली खाली थे। इजराइल वहां लोगों को फिर से बसाना चाहता है और यही वादा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के लोगों से किया है। लेबनान को फंसाने के लिए इजराइल ने जाल बिछाया है जिसमें हिजबुल्लाह फंस गया है। अब अगर वो इजराइल पर हमले करता है तो इजराइल पूरे तरीके से ऑपरेशन लितानी शुरू करके हिजबुल्लाह का संपूर्ण संहार कर देगा। और अगर हिजबुल्लाह पलटवार नहीं करता है तो ईरानी प्रॉक्सी को बड़ा झटका लगेगा। उनके हौसले पस्त हो सकते हैं। ये एक तरीके से इजराइल की जीत होगी।
हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हिजबुल्ला इजराइल को तहस नहस करने की धमकी दे चुका है। तो लेबनान में धमाकों के बाद इजराइल की रणनीति है कि वो हिजबुल्लाह को सीधी जंग में लेकर आए। इसके लिए उसने ऑपरेशन लितानी शुरू किया है। हमले से बौखलाया हिजबुल्लाह अब लितानी नदी को पार करके इजराइल पर जैसे हमला करेगा, इजरायली सैनिक उन्हें खदेड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे और लितानी पार तक पहुंच जाएंगे। साल 2006 में लेबनान और इजराइल के बीच संयुक्त राष्ट्र ने समझौता कराया था, जिसमें रिजोल्यूशन 1701 के तहत लितानी नदी से आगे हिजबुल्लाह नहीं आ सकता। ये इलाका फ्री जोन घोषित कर दिया। लेकिन अब हिजबुल्लाह अगर लितानी पार करके आगे आया तो इजराइल भी लितानी तक पहुंच जाएगा और वहां उसके ठिकानों को तबाह कर देगा। लेबनान में बह रही लितानी नदी से इजराइल की तरफ का पूरा इलाका अपने कब्जे में लेना चाहता है, जिससे उत्तरी बॉर्डर को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए इजराइल को बड़ा युद्ध लड़ना होगा। ये ठीक वैसा ही प्लान है जैसा इजराइल ने गाजा में किया है। बॉर्डर लाइन को खिसकाकर आगे कर दिया और अब गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में रीसेटलमेंट कराकर यहूदी लोगों को बसाना चाहता है। अब इजराइल पूरा फोकस लेबनान पर करना चाहता है, इसलिए हिजबुल्लाह को पीछे ढकेलने की रणनीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि वो हिजबुल्लाह लड़ाकों को लितानी नदी और अल खियाम के पीछे ओक की पहाड़ियों तक धकेल देना चाहता है, जिससे उनकी कम दूरी के हथियार इजरायली पोस्ट पर हमला ना कर पाए। इसके अलावा यूएन द्वारा निर्धारित ब्लू लाइन को भी आगे बढ़ाकर लितानी के इस तरफ का यानी दक्षिणी लेबनान में नया बफर जोन बनाना चाहता है। हालात काफी खौफनाक हो गए हैं, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अमेरिकी दौरा रोक दिया है। वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान दिया, युद्ध का नया फेज शुरू हो चुका है। हमारी सेना उत्तरी बॉर्डर की तरफ जा रही है। हम वहां भी इसी भरोसे के साथ युद्ध लड़ेंगे जैसा हमने गाजा में करके दिखाया। पीएम नेतन्याहू से लगातार बात हो रही है। चीफ ऑफ स्टाफ और शिन बेट चीफ उत्तरी सीमा पर पहुंच रहे हैं। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह है कि गाजा में इजराइल को उलझा देख हिजबुल्लाह लड़ाकों ने न सिर्फ लितानी नदी को पार किया, बल्कि इजराइल की उत्तरी सीमा में घुसकर हमले किए। जिसमें उत्तरी इजराइल के इलाके शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, यरोन श्लोमी और नाकुरा में इजरायली सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इस तरह से वहां रह रहे इजरायली जान बचाने के लिए पीछे चले गए। अब इजराइल दोबारा यथास्थिति लाना चाहता है, जिससे यहूदी कॉलोनी बसाई जा सके। लेकिन इस बार ऑपरेशन लितानी के जरिए दक्षिण लेबनान में घुसकर हमले करेगा। साथ ही लितानी बेसिन के एक बड़े हिस्से पर यहूदी लोगों को बसाकर हमेशा के लिए उस इलाके को लेबनान से अलग कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, आईडीएफ के अल मार्ज बेस पर रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने किए हैं एंटी टैंक रॉकेट हमले। आईडीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई, 16 घायल हो गए। तो लेबनान में धमाकों के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी ने कई महीने और कई देशों में अपना मिशन चलाया। खुलासा हुआ है कि गाजा में हमले के 5 महीने बाद ही मोसाद ने उस प्लान को तैयार कर लिया जिसका अंजाम अब दुनिया के सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इस मिशन में अपने मित्र देशों से मदद ली। दावा है कि किसी को भनक ना लगे, इसलिए पेजर बनाने वाली एक फर्जी कंपनी तक बना ली गई। मोसाद की 2 लेडी एजेंट ने दूसरे देशों में रहकर इस सीक्रेट मिशन को आगे बढ़ाया और फिर हिजबुल्लाह तक विस्फोटक वाले पेजर पहुंचाए गए। हिजबुल्लाह क्या, दुनिया की बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसियां भी हैरान हैं।
ऐसा विस्फोटक जिसे पकड़ा ना जा सके। ऐसा तरीका जिसके बारे में सोचा ना जा सके। ना किसी को शक हो, ना संभलने का मौका हो। और धमाका शरीर के बिल्कुल करीब भी हो। हालांकि आधुनिक दौर में कई देश ऐसे धमाके करने की ताकत रखते हैं, लेकिन सबसे अहम है अपने दुश्मन के उन गैजेट्स तक पहुंच बनाना। हिजबुल्लाह के तमाम पेजर तक इजराइल ने कैसे पहुंच बनाई? पेजर में विस्फोटक लगाने का वक्त इजराइल को कैसे मिला? वॉकी टॉकी तक इजराइल के विशेषज्ञ कैसे पहुंच सके? عايز ابو زينب على جبل عامل لون جهاز عنده مش واصلش على التلفزيون ما بين احنا بقى अब तक के खुलासे में यह साफ हो चुका है कि हिजबुल्लाह के पास जो पेजर थे उसमें विस्फोटक लगाए गए थे। जिनमें एक मैसेज के जरिए विस्फोट कराया जा सकता था। लेकिन सवाल है कि आखिर पेजर इजराइल तक कैसे पहुंचे? एक रिपोर्ट से पता चला है कि गाजा में हमास के कई कमांडर्स मोबाइल फोन की वजह से मारे गए। हिजबुल्लाह ने इसके बाद मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। गाजा में ऑपरेशन के दौरान ही मोसाद को एक खुफिया जानकारी मिली। इजरायली खुफिया एजेंसी को पता चल चुका था कि हिजबुल्लाह लड़ाके अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सवाल था कि फिर मोबाइल फोन का विकल्प क्या होगा? इसका पता लगाने की जिम्मेदारी मोसाद को मिली थी। कुछ ही दिन में पता चला कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी को पेजर बनाने का ऑर्डर दिया है। ताइवान से इजराइल के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल के लिए ताइवान में ऑपरेशन चलाना बेहद आसान था। मोसाद ने ताइवान से ही पेजर बम वाले ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। प्लान के मुताबिक हर पेजर के भीतर खास तरह का विस्फोटक लगाया जाना था। इसलिए जरूरी था कि इजराइल तक हर वो पेजर पहुंचे जो हिजबुल्लाह को सप्लाई होना था। यानी पेजर के प्रोडक्शन के दौरान ही मोसाद को अपना 90% ऑपरेशन पूरा करना था। अब खुलासा हुआ है कि मोसाद ने पेजर में विस्फोटक लगाने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। तो पेजर बम में कैसे तब्दील हुआ, ये समझिए। सबसे पहले लेबनान से पेजर बनाने का ऑर्डर ताइवान पहुंचा। ताइवान ने पेजर बनाने का ऑर्डर मंजूर कर लिया। इसके बाद ताइवान का यह ऑर्डर हंगरी शिफ्ट हो गया। कैसे, यह भी आपको बताएंगे। यानी हिजबुल्लाह के लिए जो पेजर बनने थे वो काम ताइवान की कंपनी ने हंगरी की एक कंपनी को दिया। दावा है कि पेजर ना तो ताइवान में बनाए गए और ना ही हंगरी में, बल्कि सभी पेजर इजराइल में बनाए गए या फिर इजराइल ने किसी सीक्रेट जगह पर बनवाए। हिजबुल्लाह ने गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। यह कंपनी ताइवान के ताइपे में है। हिजबुल्लाह के ताइपे की कंपनी पेजर बनाने के लिए हिजबुल्लाह ने उससे डील की। डील के तहत 5000 पेजर का प्रोडक्शन करना था। ताइवान की कंपनी ने इसके लिए हिजबुल्लाह से थोड़ा वक्त मांगा। अब ताइवान की कंपनी का दावा है कि उसने पेजर बनाने का काम हंगरी की BAC कंसल्टिंग कंपनी को दे दिया। हंगरी की कंपनी को पेजर का ऑर्डर ताइवान से मिला। इसी BAC कंपनी ने पेजर बनाए और सप्लाई कर दिए। लेकिन अब खुलासा हुआ कि कंपनी एक रिहायशी मकान के पते पर चल रही थी। यह भी खुलासा हुआ कि BAC का हंगरी में एक भी कारखाना नहीं है। इसी तरह हिजबुल्लाह जो वॉकी टॉकी इस्तेमाल करता है वो जापान की कंपनी आईकॉम का है। अब इसमें कैसे धमाके हुए, कंपनी इसकी जांच करवा रही है। मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर एक चेहरा भी सामने आया है। इस महिला का नाम क्रिस्टियाना है। क्रिस्टियाना उसी BAC कंसल्टिंग की मालकिन है जिसे ताइवान की कंपनी से पेजर बनाने का काम दिया गया था।
ताइवान में बीएसई की कर्मचारी के तौर पर टेरेसा नाम की महिला ने गोल्ड अपोलो कंपनी से संपर्क किया। हंगरी में बीएसई के कर्मचारी के तौर पर क्रिस्टियाना मौजूद थी। माना जा रहा है कि दोनों मोसाद की एजेंट थी। लेकिन सबसे हैरानी वाला बयान हंगरी के अधिकारियों का है। उनके मुताबिक बीएसई कंसल्टिंग नाम की कंपनी का कोई भी प्रोडक्शन प्लांट मौजूद नहीं है। बीएसई कंसल्टिंग की वेबसाइट साल 2000 में तैयार हो गई थी, लेकिन बीएसई कंपनी कानूनी तौर पर 2022 में बनाई गई। कंपनी ने वेबसाइट पर अपना मुनाफा और कमाई का ब्यौरा दिया था। एक साधारण से रिहायशी घर के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी बिना किसी फैक्ट्री करोड़ों रुपए मुनाफा भी कमा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पते पर ना तो कोई कर्मचारी आता था, ना ही कोई काम होता था। जाहिर है मोसाद ने अपने ऑपरेशन के लिए यूरोप में एक फर्जी कंपनी बनाई थी। क्रिस्टियाना ही इस कंपनी की मालकिन भी थी और इकलौती कर्मचारी भी। क्रिस्टियाना खुद को आंतरिक मामलों में रणनीतिक सलाहकार बताती है। लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि क्रिस्टियाना ने इटली और लंदन में पढ़ाई की। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान से हंगरी की कंपनी को लाइसेंस देने की कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है। ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल ने हंगरी और ताइवान से अपने अच्छे रिश्तों का फायदा उठाया और हिजबुल्लाह के लिए पेजर किसी अज्ञात जगह पर बनाए गए ताकि उसमें विस्फोटक लगाए जा सके। खास बात यह है कि जिस वक्त हिजबुल्लाह को पेजर मिले उसी कार्गो के साथ वॉकी टॉकी भी थे, यानी वॉकी टॉकी भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास पहुंचने से पहले मोसाद तक पहुंचे थे। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स करती है। रादवान फोर्स हिजबुल्लाह के ट्रेन लड़ाकों की वर्दीधारी फौज है। रादवान फोर्स को खत्म करने के लिए वॉकी टॉकी में धमाके कराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रादवान फोर्स को दिए गए वॉकी टॉकी 6 महीने पहले ही हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किए थे। एक रिपोर्ट में दावा है कि मोसाद ने उन बाजारों तक पकड़ बनाई जहां से हिजबुल्लाह को वॉकी टॉकी के लिए बैटरी की सप्लाई हुई है, जबकि दावा यह भी है कि वॉकी टॉकी को बीच रास्ते में ही कहीं इजराइल ने रुकवाया और फिर उसे पेजर के साथ ही लेबनान तक पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन बीपर को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने डिजाइन किया, लेकिन दुनिया भर में इसे अकल्पनीय ऑपरेशन कहा जा रहा है क्योंकि अब से पहले कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो फिर एक ऐसे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों, साइबर और IT विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया, जो साइबर और हैकिंग के दुनिया का स्टडी मटेरियल बन गया। इस ऑपरेशन के पीछे इजराइल की साइबर वॉरफेयर यूनिट A200 है। देखिए इस यूनिट ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और यह यूनिट कैसे काम करती है। न तार, न इंटरनेट कनेक्शन, फिर भी हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट हो गया। प्राइवेट रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले वॉकी टॉकी में भी इजराइल ने धमाके कर दिए। कार के रेडियो में भी इजराइल ने ब्लास्ट कर दिया। सवाल यही है कि आखिर कैसे इन संसाधनों में लगी बैटरियां अचानक फटने लगी और कैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ इस सबसे बड़े ऑपरेशन को इजराइल ने अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में इजराइल की खुफिया एजेंसी को मुख्य किरदार माना जा रहा है, लेकिन इसमें इजराइल की एक और एजेंसी है जिसे इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेशन बीपर की पहली इजरायली एजेंसी है मोसाद और दूसरी इजरायली एजेंसी है IDF की इंटेलिजेंस यूनिट A200। सात अक्टूबर 2023 की ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी ने हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग की थी।
लेकिन ऑपरेशन क्या होगा और कैसे होगा, इसके बारे में कुछ तय नहीं था। 17-18 अक्टूबर को लेबनान, इराक और सीरिया में जो हुआ, उस ऑपरेशन की परिकल्पना इजराइल के यूनिट 8200 ने की थी। इजरायली खुफिया एजेंसी एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन पर काम कर रही थी। इसी दौरान यूनिट 8200 को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। चुनौती थी कि मोबाइलों का इस्तेमाल ना करने वाले हिजबुल्लाह को चोट कैसे पहुंचाई जाए। यूनिट 8200 को वॉकी टॉकी और पेजर में विस्फोट करने का रास्ता खोजना था। यूनिट 8200 सिग्नल इंटेलिजेंस और कोड एन्क्रिप्शन पर काम करती है। यहीं से ऑपरेशन की शुरुआत हुई और इसके बाद ऑपरेशन बीपर को यूनिट 8200 के हेडक्वार्टर में डिजाइन किया गया। इजराइल खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारियों की रिपोर्ट है कि यूनिट 8200 ने ही विस्फोटक लगाने का प्लान तैयार किया। मोसाद ने हंगरी की बीएसी कंसल्टिंग कंपनी से हिजबुल्लाह को पेजर और वॉकी टॉकी की डिलीवरी फिक्स कर दी थी। यूनिट 8200 को इसमें ऐसे विस्फोटक लगाने थे जो स्कैनिंग में पकड़े ना जा सके। इसके लिए यूनिट 8200 ने PETN नाम का विस्फोटक बैटरियों के साथ लगाया। इस विस्फोटक को एक चिप के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद कोडेड मैसेज भेजते ही इन पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट होने लगे। इजराइल के यूनिट 8200 को सबसे बड़ा चैलेंज दिया जाता है और इसीलिए इसमें सबसे बेहतरीन जवानों की तैनाती होती है। यूनिट 8200 इजराइल की टॉप सीक्रेट साइबर वॉरफेयर यूनिट है। यह दुनिया भर से इंटेलिजेंस जुटाने का काम करती है। इसे इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। तकनीकी प्रतियोगिताओं के टॉपर्स को इस यूनिट में रखा जाता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक प्रोफेशनल्स होते हैं। इजराइल के इस यूनिट के बारे में कहा जाता है कि यहां करियर लंबा नहीं चलता। तकनीक में पिछड़ते लोगों को हटाकर यंग माइंड, ब्राइट माइंड युवाओं की तैनाती होती रहती है। इजराइल की इस यूनिट ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और इनमें सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर देना। अक्टूबर 2005 में महमूद अहमदीनेजाद ने जैसे ही परमाणु तकनीक हासिल होने का ऐलान किया, यूनिट 8200 ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूनिट 8200 ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया। ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए, वरना ईरान 2010 तक परमाणु बम बनाकर इजराइल के लिए खतरा बन जाता। यूनिट 8200 ऐसे कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है जो इजराइल के लिए खतरा बनने वाले थे, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद इस यूनिट को इजराइल में आलोचना झेलनी पड़ी थी। यूनिट 8200 ने इन हमलों के बाद प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन तैयार किया और लेबनान में हुए विस्फोट इसी का नतीजा है। यूनिट 8200 हिजबुल्लाह के निशाने पर भी रहती है। 25 अगस्त 2024 को हिजबुल्लाह ने यूनिट 8200 से हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला किया था। इसमें यूनिट के 22 जवानों की मौत हो गई थी। इसके बाद यूनिट के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल योसी सारियल ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। यूनिट 8200 के जवान इजराइल के ऐसे नायक हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश पर आने वाले खतरे के खिलाफ 24 घंटे जंग लड़ते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और यूक्रेन को उम्मीद है कि जल्द ही उसे लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने रूस पर इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने उस हथियार डिपो को टारगेट किया जहां मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम रखे गए। खासतौर से नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलें भी वही रखी गई थी। यूक्रेन के हमले में सैन्य ठिकाना तबाह हो गया और वहां रखे 30,000 टन के हथियार भी बर्बाद हो गए। हमला इतना जबरदस्त था कि रिक्टर स्केल पर 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके आ गए। आधी रात रूस दहल गया। बारूद की बारिश से रूस में विनाश दिखने लगा। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखने लगी। टोरोपेत्स में यूक्रेन ने ऐसा तांडव मचाया जिससे क्रेमलिन में कोहरा मच गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि यह हमला कामिकाज़े ड्रोन से किया गया, जिससे 6 किलोमीटर दायरे तक आग फैल गई। इस हमले को यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, जिसमें रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हमले में वहां रखी नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलें तबाह हो गई। इस हमले में 1.8 किलोटन TNT विस्फोटक स्वाहा हो गया। हमले के बाद 2.8 रिक्टर के भूकंप के झटके आए, जिनका असर 6 किलोमीटर दूर तक था। ये उसी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद कैसे पूरा इलाका धुएं से घिर गया। बताया जा रहा है विस्फोट इतना जबरदस्त था जो एक 15 से 30 किलोटन वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर धमाके के बराबर था। धमाके के तुरंत बाद मशरूम क्लाउड बन गया और आग का दायरा बढ़ने लगा। आसपास के इलाके के लोगों को जगह तुरंत छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया, क्योंकि विषैले धुएं से जान जाने का खतरा बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि हथियार डिपो में बार बार धमाके होते रहे। मिसाइलें बम लगातार फटते रहे। कई मिसाइलें हवा में जाकर फटी। डिपो में बार बार आग के गोले फटने से अरबों का गोला बारूद जलकर राख हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि सैन्य गोदाम में करीब 30,000 टन तक हथियार रखे गए थे, जो पूरी तरह तबाह हो गए। यूक्रेन ने हमले के लिए 100 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए, जिससे डिपो में रखी नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों के अलावा दूसरी मिसाइलें भी तबाह हो गई। हथियार डिपो में जो मिसाइलें रखी थी उनके नाम हैं स्कंदर, तोचका, KN-23, S-300 डिफेंस सिस्टम। हालांकि यूक्रेन इसे कामिकाज़े ड्रोन अटैक बता रहा है, जबकि रूस इसे अमेरिकी मिसाइल से हमला कह रहा है, जिसमें AGM-158 जैस्म का इस्तेमाल किया गया। इस हमले के बाद रूस ने अपने दूसरे हथियारों को आर्कटिक बेस पर भेज दिया है और वहां न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी है। अब रूस बदला लेने के लिए बेचैन है। वो नेटो देशों पर हमला कर सकता है, जिसके लिए आर्कटिक में रूस न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। रूस की तैयारी को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है, यूक्रेन का विक्ट्री प्लान तैयार है। हथियार डिपो की तरह सारे सैन्य ठिकाने तबाह कर देंगे। कीव अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है। दरअसल ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि यूक्रेन को अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियार देने के लिए करीब करीब मान चुका है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। ये एक बार लंबी दूरी के हथियार मिल गए तो रूस में तबाही का दायरा कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। और उसका ट्रेलर टोरोपेत्स के हथियार डिपो में हमला करके दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
चीन ने पहले जापान के करीब युद्धाभ्यास का ऐलान किया और अब युद्धाभ्यास के बहाने एक एयरक्राफ्ट कैरियर जापान की जल सीमा में घुस गया। जापान और चीन में इस घुसपैठ से तनाव बढ़ गया है। जापान और अमेरिकी नेवी ने जापान की सीमा में गश्त शुरू कर दी है। चीन को जापान ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नौसेना ऐसी गुस्ताखी ना करे। पिछले महीने भी चीन के एक जहाज ने जापानी जल सीमा में घुसपैठ की थी। समंदर में एक बार फिर चीन का शक्ति प्रदर्शन। इस बार चीन ने अमेरिका के दोस्त और मददगार जापान के करीब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। शक्ति प्रदर्शन के लिए चीन ने जापान के करीब नौसेना का युद्धाभ्यास शुरू किया। इसी युद्धाभ्यास के दौरान चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर जापान की जल सीमा में घुस गया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 2 डिस्ट्रॉयर भी जापान की जल सीमा में घुस आए। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के दक्षिण में 2 द्वीपों के बीच से गुजरा। यह इलाका जापान की तटरेखा से 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र पर जापान कुछ हद तक नियंत्रण कर सकता है। चीन की नेवी की इस घुसपैठ के बाद जापान ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है। जापान में मौजूद अमेरिकी बेड़े के युद्धपोत भी समुद्र में गश्त लगाने लगे हैं। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर जापान की जल सीमा में अधिक देर तक नहीं रुका। इससे पहले अगस्त में भी चीन की नौसेना के सर्विलांस जहाज ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था और जापानी जल क्षेत्र में उड़ान भरी थी। चीन की चुनौती से निपटने के लिए ही जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। इसके अलावा जापानी रक्षा मंत्रालय के सालाना श्वेत पत्र में चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरों और उनसे बचाव का जिक्र किया गया है। जापान दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में सेना को मजबूत कर रहा है। अमेरिका भी चीन पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने फिलीपींस से अपनी मिसाइल सिस्टम को हटाने से इनकार कर दिया। इस साल की शुरुआत में ही मिसाइल सिस्टम को संयुक्त अभ्यास के लिए फिलीपींस लाया गया था, लेकिन इसे वापस नहीं ले जाया गया। मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल फिलीपींस में मौजूद अमेरिकी सेना के हाथों में है। मिसाइल सिस्टम से अमेरिका अपने चीन के कई इलाकों में क्रूज मिसाइल से हमले करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या सैटेलाइट बेस्ड टोल लागू होने वाला है? 55% यस, 45% नो। क्या भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होगी? 25% यस, 75% नो। क्या रॉबर्ट जेनरिक ऋषि सुनक की जगह ले पाएंगे? 10% यस, 90% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.